सर ये बात जो आप कह रहे हैं आज सुप्रिया सुले ने कैसे कही, मतलब और दलों को एक नसीहत थी उसमें, जब उनसे कहा कि आप आपकी पार्टी के सांसद तो आना चाहते हैं तो ये टूट तो नहीं जाएगी पार्टी, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है, उसकी वजह यह है कि पवार साहब केवल लीडर ही नहीं है, वो हमारे साथी की तरह हमसे व्यवहार करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, वो एक एक आदमी से बात करते हैं, तो ऐसे नहीं टूट जाएंगे हम जैसे यूबीटी टूट गई या टीएमसी टूट गई। नहीं, इस तरह से टूटेंगे नहीं। और शरद पवार देखिए हर समय सौदे के लिए तैयार रहते हैं। देश के एकमात्र नेता हैं, सौदा उनके मन माफिक होना चाहिए। तो कोई आइडियोलॉजी का बैगेज नहीं है, व्यवहारिक है, व्यवहारिक है पूरी तरह से। मैं तो कहता हूँ मतलब राजनीति में वो एक तरह से व्यापारी है, किधर मुनाफे का सौदा है उधर का सौदा मंजूर करेंगे। तो इसलिए शरद पवार की बात आप छोड़ दीजिए, शरद पवार आएंगे कि नहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर है। शरद पवार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती की कि उन्होंने अमित शाह से पंगा लिया। उनको लगा कि इनको मैं निपटा दूंगा, मैं चाणक्य हूं राजनीति का। महाराष्ट्र के लोग मानते थे, 2019 में उन्होंने जो किया उससे उनको लगा कि पूरे देश का बन गया। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को एक साथ करने वाले वही बताए जाते हैं। कई चीजें उन्होंने बताई ना, सोनिया गांधी से कहा कि जो है इससे हमेशा के लिए जो है ये अलायंस टूट जाएगा परमानेंटली। तो कांग्रेस का भी फायदा है, एनसीपी का तो है ही। तो उनकी योजना ये थी कि किसी तरह से ये इतना तगड़ा अलायंस है कि इसके रहते जो है हम जीत नहीं सकते, फिर तो इसको तोड़ो। और उसमें कमजोर कड़ी थे उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए। भाई उस समय किसी ने जनादेश की बात की कि जनादेश किसको मिला था? आज जो लोग छोड़ रहे हैं उनसे पूछा जाता है भाई आप तो इनके टिकट पे जीत कर आए, ये जनादेश था। तो वो जनादेश तो बीजेपी और शिवसेना के लिए था। सर ये बताइए, बाय एंड लार्ज अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, दो पार्टीज को आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस को और लेफ्ट को, हालांकि अब जो हो रहा है उसमें तो कुछ भी मुमकिन है। लेफ्ट जहां भी है, जितना भी है, मुझे नहीं गिनती नहीं पता उनका कोई सांसद है कि नहीं है। अदरवाइज वैसे वैचारिक तौर पर मतलब अभी कांग्रेस राहुल लीडर्स की बात करें तो लेफ्ट के और उनके नेता जो हैं वो पूरी तरीके से खड़े हुए दिखाई देते हैं मजबूती के साथ। बाकी जैसे मैंने कहा साउथ से शुरू कर लीजिए, तमिलनाडु में डीएमके की बात होगी ना इधर आने की, वो हो गए, विजय के सांसद ही नहीं है। आंध्र प्रदेश वाले इधर आने के लिए तैयार हैं, बाकी तेलंगाना में कर्नाटका में कांग्रेस है, केरल में छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। बीजेडी वाले, वाईएसआरसीपी वाले आंध्र प्रदेश के अंदर, ये लोग इधर आने के, जेएमएम का मैंने नाम सुना, जेएमएम वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आरजेडी की भी कोई बात कर रहा था, सपा की बात तो लोग कर ही रहे हैं कि भाई यूपी को जब सबसे ज्यादा फायदा होगा सीटों में तो समाजवादी पार्टी के सांसद क्या कह के इस बिल का विरोध करेंगे? तो कौन रहेगा उधर? राहुल गांधी अकेले? अभी शुरुआत में आपने राहुल गांधी की कांग्रेस कही, मुझे थोड़ा लगा, मैं थोड़ा रुका था उस पर, और थोड़ी देर जब आप लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने सोचा आप लोग खड़गे साहब की कांग्रेस क्यों नहीं कहते भाई? आप लोग हमेशा राहुल गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, अभी तो खड़गे जी की कांग्रेस है भाई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बिल पर उसका रुख भी हमें देखने वाला होगा, और बहुत अभूतपूर्व रुख हो सकता है उनके सांसदों का। क्या कांग्रेस पार्टी के सांसद भी अपने दल के साथ रहेंगे? एलाइज, छोटी पार्टियों सबकी बात कर ली आपने, लेकिन क्या जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की अंतरात्मा की आवाज़ पर राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के सांसदों ने वोट डाल दिए थे या नहीं डाले थे, जो भी हुआ था, क्या वो दोहराया जाएगा? महिला आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए अब्सटेन भी कर सकते हैं, कुछ बीमार भी पड़ सकते हैं, कुछ का जहाज भी छूट सकता है, तो कुछ लोग छुट्टी ले भी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेली नजर आएगी इसमें, ऐसा अभी तक का अनुमान है, क्योंकि राजनीति तो पल पल बदल रही है। शरद पवार का कुछ नहीं, शरद पवार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर मन माफिक सौदा नहीं हुआ जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं तो हो सकता है वो मना कर दें रात को, ठीक है, कि भाई छोड़ो, हमको कृषि मंत्रालय नहीं मिल रहा सुप्रिया को, तो अभी रुकते हैं, देखते हैं क्या करना है। या हो सकता है कि अब उन्होंने सोच लिया हो कि जो मिल रहा है वही ले लो भाई, वो तो नहीं मिलना है तो हाँ ना से हाँ अच्छा। लेकिन मुझे इस पूरे प्रकरण में एक बयान याद आता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 131वां बिल के गिरने के बाद दिया था। जी बताएं। उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण की राह में आने वाली सारी बाधाओं को हम दूर करेंगे और इस पर हम अडिग हैं।
दिख गया कितने दिन हुए, अभी पिछले ही सत्र की बात है शायद जब ये हुआ था, और इस सत्र में देखिए कितने जल्दी बदल गया सारा परिप्रेक्ष्य। अगर वो 1 घंटे वाली बात अमित शाह की इन लोगों ने मान ली होती, जो उन्होंने संसद में कहा 50% मैं अभी लिख के देता हूँ, 1 घंटे के लिए स्थगित करो, मैं अभी लेके आता हूँ ऑफिशियल अमेंडमेंट, और वही बिल आएगा, वही आएगा, बस उसमें 50% लिखा हुआ जो वो उस दिन देने के लिए तैयार थे, बिल्कुल वही लिख के आ रहा है नए बिल के अंदर। तो ये तो लोग भी पूछेंगे ना फिर, तब उस दिन क्यों विरोध किया था? मैं यही कह रहा हूं ना, लोग तो ये भी पूछेंगे कि महिला आरक्षण का पेच फंसाने की जरूरत क्या है। आज तक 78 साल हो गए आजादी के, आपने महिलाओं के साथ आरक्षण की बात जब जब उठी तब उसको कानूनी पेच में फंसा के कि इसको आरक्षण मिलेगा कि नहीं, उसको आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलेगा कि नहीं। अरे पहले एक बार महिलाओं को आरक्षण हो लेने दीजिए, उसके बाद सारे न्यूएंसेस पे बात कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ है अब जब सबकी हवा संट है, हवा टाइट है, मतलब सारे दलों की सांसद ही जा रहे हैं।